हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में हम लोग जानने वाले हैं कक्षा 10 के जीव विज्ञान का जो पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम, उसी से संबंधित पहले टॉपिक के बारे में। और आपके जैव प्रक्रम से संबंधित जो पहला टॉपिक होगा वो कहीं ना कहीं दोस्तों आपके जैव प्रक्रम से ही संबंधित होगा। तो हम लोग इस वीडियो में दोस्तों सबसे पहले ये समझेंगे कि जो जैव प्रक्रम होती है ये वास्तव में क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, और साथ ही जो आपका प्रक्रम है वो जैव के साथ किस तरीके से रिलेटेड होता है, उसी को दोस्तों हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। तो दोस्तों, अगर हम बात करें जैव प्रक्रम की परिभाषा का, तो दोस्तों इसे मैं आप लोग को बाद में बता दूंगा, क्योंकि इसकी जो परिभाषा है वो दोस्तों आपको बहुत सारे सोर्सों से मिल सकती है। लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि जो जैव प्रक्रम है वो वास्तव में होती क्या है। क्योंकि दोस्तों जब आप जैव प्रक्रम को अच्छे से समझ जाते हैं, इससे परिचित हो जाते हैं, तो दोस्तों आप इसकी परिभाषा अपनी स्वेच्छा अनुसार जिस तरीके से चाहें उस तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जैव प्रक्रम वास्तव में होती क्या है। तो दोस्तों जैव प्रक्रम को समझाने से पहले सबसे पहले मैं आप लोग को यह समझाता हूं कि जो जैव है इसका मतलब क्या होता है। देखिए, अगर दोस्तों हम बात करें जैव का, किसका, जैव का, तो दोस्तों जो जैव है इसका मतलब होता है सजीव। इसका मतलब होता है सजीव। और अगर हम जैव के साथ अ लगा दें, जैव के साथ अगर हम अ लगा दें तो ये बन जाएगा आपका अजैव। और अ का मतलब होता है नहीं, यानी कि जो जीवन के साथ नहीं है, जो बिल्कुल भी सजीव नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो दोस्तों उससे हम लोग बोलेंगे निर्जीव। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका जैव है वो संबंधित है सजीव के साथ, जो आपका अजैव है वो संबंधित है निर्जीव के साथ। अगर हम बात करें दोस्तों आपके इस प्राकृतिक का, तो आप इस प्राकृतिक में दोस्तों केवल दो ही प्रकार की वस्तुओं को देख सकते हैं। कितने प्रकार के? मात्र केवल दोस्तों दो ही प्रकार के, जिसमें पहला आता है आपका सजीव और दूसरा आता है आपका निर्जीव। यानी कि दोस्तों आपका ये संपूर्ण जो प्राकृतिक है वो इन्हीं दो वस्तुओं से मिलकर बनी हुई है, जिसमें पहला है आपका सजीव और दूसरा है आपका निर्जीव। तो यहाँ पर बात ये आती है दोस्तों कि हमारे इस प्राकृतिक में उपस्थित समस्त कुल जितने सारी वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं में कौन सी वस्तु सजीव है और कौन सी वस्तुएं निर्जीव हैं, इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं। आखिर इसकी पहचान हम करेंगे तभी तो पता करेंगे ना कि कौन सा आपका वस्तु सजीव के रूप में होगा और कौन सा वस्तु आपका तो निर्जीव के रूप में होगा। तो इसके लिए दोस्तों कुछ लक्षण अपनाए गए हैं जो कि सजीव को निर्जीव के साथ अलग करता है। अगर हम बात करें दोस्तों आपसे कि सजीव को निर्जीव के साथ अगर भिन्नता के साथ देखा जाए, मतलब कि कौन सा सजीव है और कौन सा निर्जीव है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों हो सकता है कि आपका जवाब होगा कि सर जो सजीव होता है उसके अंदर कहीं ना कहीं गति करने की क्षमता होती है, स्थान बदलने की क्षमता होती है, लेकिन जो निर्जीव होता है उसके अंदर बिल्कुल भी स्थान बदलने की क्षमता नहीं होती। जैसे सपोज दैट ये जो बोर्ड है आपका वो एक प्रकार का निर्जीव होगा। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल भी स्थान नहीं बदल सकता। लेकिन इस बोर्ड के साथ जो हम पढ़ा रहे हैं वो दोस्तों हम कहीं ना कहीं सजीव के रूप में होंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर स्थान बदल सकते हैं। तो आप बोलेगा कि सर आप हो जाएंगे सजीव और ये जो बोर्ड है वो हो जाएगा निर्जीव। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें बादल का, ठीक, तो जो बादल होता है जिसे आप आकाश में देखते हैं, बादल क्या होता है? बादल भी दोस्तों चलता है, वो भी दोस्तों गति करता है। तो उस स्थिति में क्या आप ये बोलोगे कि जो बादल है वो क्या है? वो आपका सजीव है, ऐसा आप बोलोगे? ऐसा नहीं बोलोगे, क्योंकि दोस्तों जो बादल है वो तो निर्जीव है लेकिन फिर भी वो चल रहा है। तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है? तो यहाँ पर दोस्तों कहीं ना कहीं आपका जो गति है वो दोस्तों फ्लॉप कर जाता है। किसके लिए? सजीव का निर्जीव के साथ भिन्नता करने के लिए।
ठीक उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो आपकी नदी होती है जिसमें धारा होती है वो भी आपकी गति करती है। तो ऐसा नहीं है कि वो सजीव है, वो भी क्या है दोस्तों, वो भी आपका निर्जीव है। अगर हम बात करें हवा का तो दोस्तों हवा भी क्या करती है, वो भी गति करती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो भी दोस्तों आपका सजीव है, वो क्या होता है, वो निर्जीव होता है। तो गति के आधार पर बिल्कुल भी हम सजीव का निर्जीव के साथ बिल्कुल भी भिन्नता नहीं कर सकते हैं। तो अगला जो हमने लिया है वो दोस्तों लिया है वृद्धि। अब आप लोग कहीं ना कहीं ये बताओगे कि सर सजीवों में वृद्धि होता है यानी उसमें लंबाई बढ़ती है, यानी उसमें दोस्तों परिवर्तन होता है ना। आपका बताने का मतलब ये होगा कि जो सजीव होंगे उसमें वृद्धि होगा यानी वो अपने आप में परिवर्तन करेंगे, और जो निर्जीव होगा उसमें बिल्कुल भी कोई वृद्धि नहीं होगा। वो जितना है यानी जिस तरीके से वो है वो उसी तरीके से रहता है, यानी आप बोलोगे कि सर उसमें कोई भी वृद्धि नहीं होता है। तो दोस्तों देखिए, चलिए मान लेते हैं थोड़े समय के लिए कि जो सजीव होते हैं उनमें वृद्धि होती है और जो निर्जीव होते हैं उनमें वृद्धि नहीं होते हैं। तो दोस्तों अगर हम बोलें कि जो पहाड़ है क्या उसमें वृद्धि होती है, तो आपका जवाब क्या होगा? दोस्तों जो पहाड़ है उसमें भी वृद्धि होती है। क्यों होती है? क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं जो आपका इतना विशाल जो पहाड़ बना हुआ है आपके इस प्राकृतिक में, वो डायरेक्ट धरती को फाड़ कर उतना बड़ा नहीं बन चुका है। वो दोस्तों कहीं ना कहीं वो धीरे 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 कई वर्षों बाद, कई हजारों वर्षों बाद वो अपना इतना विशाल रूप धारण किया है। तो दोस्तों इतना जो विशाल रूप इसने धारण किया है तो वो कहीं ना कहीं दोस्तों अपने वृद्धि के कारण धारण किया है। अगर इसके पास वृद्धि करने की क्षमता नहीं होती तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो आपका पहाड़ है वो अपने स्वरूप को इतना विशाल रूप में आपके सामने प्रकट नहीं करता, लेकिन ये आपके सामने प्रकट करता है। और हो ना हो दोस्तों कि आपको भले ही इसकी वृद्धि दिखाई ना दे, लेकिन दोस्तों हो सकता हो कि वो कहीं ना कहीं और वो आगे की ओर अपनी वृद्धि में परिवर्तन करता हो। तो क्या आप बोलोगे कि ये जो पहाड़ है, ये जो पर्वत है आपका, ये सजीव होगा? तो ये दोस्तों बिल्कुल भी सजीव नहीं होगा। ये क्या है? वो दोस्तों ये निर्जीव है। अगर हम बात करें ध्वनि का, ठीक है, कुछ बच्चे कहेंगे कि जो सजीव होता है वो बोलता है, जैसे कि आप बोल रहे हैं, बोल बोल कर पढ़ा रहे हैं, ठीक। जो भी जैसे कि जानवर हो गया, जानवर भी बोलता है, पक्षी भी बोलता है, ठीक है। जो पानी में रहने वाले जीव होते हैं वो भी कुछ ना कुछ अपने आवाज़ में कुछ ना कुछ वो बोलते हैं, तो वो सजीव हो जाएंगे। और जो नहीं बोलता वो निर्जीव हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर किसी अन्य चीज का जो कि निर्जीव है, तो उसमें भी दोस्तों ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता होती है, यानी वो भी क्या करता है, वो बोलता है। जैसे कि मान चलते हैं आपका मोबाइल फोन, तो मोबाइल फोन में अगर आप गाना सुनोगे तो उसमें जो गाना दोस्तों ध्वनि के रूप में उत्पन्न होगी, तो कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हैं कि मोबाइल भी क्या कर रहा है, बोल रहा है। जब मोबाइल बोल रहा है तो क्या आपका मोबाइल निर्जीव हो जाएगा? अगर दोस्तों कोई, अगर मान के चलते हैं अगर कोई खिलौना हो गया, अगर उस खिलौने को दोस्तों आप उसका यूज कर रहे हैं, उसमें अगर ध्वनि दिया हो, अगर आप उसे यूज कर रहे हैं, तो क्या ये जो खिलौना है वो आपका सजीव हो जाएगा? नहीं। यानी ध्वनि के आधार पर भी बिल्कुल भी दोस्तों हम ये नहीं बता सकते कि कौन सी वस्तु सजीव है और कौन सी वस्तु आपका निर्जीव। तो इन सभी लक्षणों को हटाकर हमारे वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों ना कोई एक ऐसा लक्षण अपनाया जाए जिससे कि जो सजीव प्राणी है वो उसी लक्षण के साथ इस संसार में जीवित है। अगर उस लक्षण को सजीव प्राणी के साथ अगर हटा दिया जाए तो ये जो सजीव प्राणी है वो अपने अस्तित्व को खत्म कर सकते हैं, यानी उनका जीवन समाप्त हो सकते हैं। और उनके इसी लक्षण के आधार पर, उनके इसी विशेष जो इनके लक्षण होते हैं, उनके विशेष लक्षण के आधार पर हम बता सकते हैं कि जो ये वस्तु है वो सजीव है और जो ये वस्तु है वो बिल्कुल भी सजीव नहीं है। तो आखिर जो लक्षण है वो कौन है, तो इसे दोस्तों आप लोग को समझना होगा। देखिए अगर हम बात करें सजीवों की पहचान के लिए, तो दोस्तों सजीवों की जो पहचान है वो की जाती है आणविक गति से। किससे? आणविक गति, ठीक है। हम यहाँ पर लिखवा दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखना, आणविक गति से। और ये जो आणविक गति होती है, तो ये जो आणविक गति है दोस्तों, ये होती है सजीवों के आंतरिक शरीर में, जो कि बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। कोई भी दोस्तों आपका सजीव प्राणी हो, कोई भी सजीव प्राणी, जैसे कि मान के चलते हैं कि आप सांस लेते हैं, तो दोस्तों जब आप सांस लेते हैं तो कहीं ना कहीं सांस लेने में क्या हो रही है, सांस लेने के क्रम में भी एक गति हो रही है। सांस को लेना फिर छोड़ना, फिर लेना फिर छोड़ना, फिर लेना फिर छोड़ना। और ये प्रक्रम जो है, ये जो लक्षण है वो बिल्कुल भी निर्जीवों में नहीं होता।
कोई ऐसा हमको दोस्तों आप वस्तु दिखा दीजिए जो कि सांस ले रहा है फिर छोड़ रहा है, ले रहा है फिर छोड़ रहा है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। आप इस प्रकृति में केवल दो ही प्रकार की वस्तुओं को देख सकते हैं, जिसमें पहला आता है आपका पादप जगत और दूसरा आता है आपका जंतु जगत। इन दोनों जगत में ही ऐसी क्षमता है जो कि सांस को लेते हैं और फिर छोड़ते हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों अगर इनके लेने और छोड़ने की प्रक्रिया अगर रुक जाएगी तो ये अपने जीवन को समाप्त कर लेंगे, यानी ये मर जाएंगे, ये बिल्कुल भी जीवित नहीं रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप देख रहे हैं सांस लेना और छोड़ना, तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों यह एक प्रकार का प्रक्रम है। इसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग प्रक्रम के रूप में हम लोग जानते हैं। ये प्रोसेस है, प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं प्रक्रम। सांस लेना छोड़ना, सांस लेना छोड़ने क्या है, ये प्रक्रम है। अगर ये प्रक्रम सजीवों को ना मिले तो सजीव जो होंगे वो अपने जीवन का जो अस्तित्व है वो समाप्त कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो श्वसन है वो आपका एक विशेष प्रकार का लक्षण है सजीवों का निर्जीवों के साथ अलग करने के लिए। ठीक, अब तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि श्वसन जो है आपका वो किसके लिए है, वो दोस्तों आपके आणविक गति के लिए है। अगर हम बात करें, मान के चलते हैं कोई बेहोश हो जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो इतना दोस्तों बेहोश हो जाता है कि उसकी सांसें भी नहीं चलती। मान चलते हैं किसी को अगर पता नहीं चलता कि उसकी सांसें चल रही है नहीं चल रही है, तो उस स्थिति में क्या करता है, उसके धड़कन को चेक करता है। नहीं देखते फिल्मिया में, मान के चलते हैं कि अगर किसी लड़की का अगर उसका प्यार अगर एक्सीडेंट हो जाता है और मान के चलते हैं किसी कोई अगर इसको मार देता है, तो क्या करती है, उसके धड़कनवा में कान लगाकर सुनती है तो उसका जो धड़कन है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मेरी बात को समझ रहे ना। जब उसके धड़कन में वो कान लगाकर सुनती है तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, कुछ ना कुछ उसके गति उसके कान में महसूस होगी। तो ये जो गति होगा धड़कन में वो क्या कहलाएगा, वो दोस्तों कहीं ना कहीं आपका आणविक गति कहलाएगा, जो कि बिल्कुल भी किसी निर्जीव वस्तु में नहीं होता। आप दीवार में कान लगा कर देख लो, आप टेबल के दोस्तों सतह पर कान लगा के देख लो, आप दोस्तों किसी मान के चलते कोई बड़ा जो भवन है उसके दोस्तों सतह पर आप कान लगा कर देख लो, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा जो आवाज है वो बिल्कुल भी दोस्तों सुनाई नहीं देगी जो कि सजीव में सुनाई देगी। अगर सजीव में सुनाई नहीं देगी तो फिर वो जो सजीव होगा वो दोस्तों अपने आप को इस वातावरण में निर्जीव के रूप में ढाल देगा। समझे, यानी जो इंसान मर जाता है जिसके अंदर बिल्कुल भी कोई आणविक गति देखने को नहीं मिलेगी, तो उस स्थिति में क्या होगा, वो निर्जीव होगा। नहीं देखते हैं आणविक गति मतलब क्या, देखते हैं आप लोग फिल्मिया में, जैसे कि मान के चलते हैं कि ये आपका टीवीआर रहता है डॉक्टर वन के पास, ऐसे से चलता है, ऐसे से, ये फ्रीक्वेंसी होता है, ये आवृत्ति होता है ना। तो इसी से पता चलता है कि जो इंसान है वो जीवित है कि ना। ठीक, ये बताता है कि हाँ गति हो रही है, तो कहीं ना कहीं अपने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहा है, यह प्रकट कर रहा है। अगर उस इंसान के अंदर अगर किसी भी अगर आणविक गति में कोई दोस्तों परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, यानी गति शून्य हो जाएगी, तो ये सीधा लाइन हो जाएगा, सीधा लाइन, मतलब उसमें कोई भी आणविक गति नहीं है। जब आणविक गति नहीं है तो इसका मतलब क्या हो चुका, वो इंसान मर चुका, यानी अब वो निर्जीव के फॉर्म में आ चुका। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों आपके इसी आणविक गति में, तब देख सकते हैं कि जो आपके शरीर में जो रक्त होते हैं उनके संचालन के लिए दोस्तों क्या है, वहन तंत्र है, जो कि आपके शरीर के विभिन्न भागों तो क्या करता है, ये दोस्तों पहुंचाता है। तो ये भी क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं दोस्तों गति कर रहा है। यानी कि दोस्तों आपके इस शरीर के आंतरिक अंगों में जो आपकी गतियां हैं वो आणविक रूप से प्रस्तुत होती हैं, जो कि हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। और इसके इसी आणविक गति के आधार पर हम लोग ये बताते हैं कि वो जो वस्तु है वो सजीव है या फिर जो वस्तु है वो निर्जीव है। ठीक है, मेरे बातों को आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए, आप देखें कि सजीव को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो श्वसन की आवश्यकता होती है, और ये प्रक्रम है। अगर ना मिले किसी जीव को तो वो जीव मर सकता है। ठीक, अब देखिए, केवल सांस लेने और छोड़ने से आप जीवित रह सकते हैं? नहीं दोस्तों, उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए आपको जीवित रहने के लिए ऊर्जा चाहिए, जो हम अभी आप लोग को पढ़ा रहे हैं, जो अपने मुख से इतना बोल रहे हैं। तो केवल अगर हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो क्या इतना पढ़ा पाते हैं, बोल पाते हैं? ऐसा नहीं कर पाते। उसके लिए दोस्तों क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर एक चीता हिरण को पकड़ने के लिए तेजी से दौड़ता है तो कहीं ना कहीं दोस्तों उसके पास दौड़ने के लिए ऊर्जा है। तो ये जो ऊर्जा है चीता के पास, या हमारे पास पढ़ाने के लिए जो ऊर्जा है, या आप लोगों के पास पढ़ने के लिए, या किसी अन्य मजदूर या कोई भी व्यक्ति है उसके पास अगर काम करने के लिए दोस्तों जो ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं उसके पास है, तभी दोस्तों क्या कर रहा है, वो अपने काम का संपादन कर पा रहा है। अगर ऊर्जा नहीं रहती तो बिल्कुल भी दोस्तों कोई काम नहीं कर पाता। तो बात यहाँ पर ये आता है कि जो सजीव प्राणी होते हैं इनके पास ये ऊर्जा आती कहाँ से है। तो दोस्तों जो सजीव प्राणी होते हैं उनके पास जो ये ऊर्जा है वो आता है किससे, तो भोजन से। यानी जो हम भोजन खाते हैं उस भोजन के आधार पर ही दोस्तों, उस भोजन में मिले हुए जो पोषक तत्व होते हैं उन्हीं
से दोस्तों सजीव प्राणियों को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अगर कोई सजीव प्राणी ऊर्जा की प्राप्ति करना चाहता है तो उसके लिए उसे भोजन पर निर्भर रहना होगा। अगर किसी सजीव प्राणी को भोजन ना मिले तो उस स्थिति में दोस्तों उसे ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी, और जब उसे ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी तो दोस्तों वो जो आपका सजीव प्राणी होगा वो ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकता। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग ये समझने का प्रयास कीजिएगा कि अगर कोई सजीव प्राणी भोजन के माध्यम से ऊर्जा की प्राप्ति करता है तो ऊर्जा की प्राप्ति करने की जो दोस्तों प्रक्रिया है वही कहलाता है पोषण। तो आप समझ सकते हैं कि सजीवों में एक जो नया प्रक्रम है वो कौन आता है, तो आता है दोस्तों पोषण। कौन आता है, तो पोषण आता है। कोई भी सजीव प्राणी हो अगर दोस्तों उसे भोजन ना मिले तो वो बिल्कुल भी जीवित नहीं रह सकता। लेकिन अगर आपके पास जो निर्जीव पदार्थ हैं आप उसे भोजन अगर कराओगे, जैसे कि मान के चलते हैं भगवान की मूर्तियाँ, तो दोस्तों जो भगवान की मूर्तियाँ होती हैं वो भी एक प्रकार का निर्जीव पदार्थ ही होता है। ऐसा नहीं कि हम मूर्तियों में क्या करते हैं, खाना देते हैं, जो भगवान की मूर्तियाँ होती हैं उनको हम खाना देते हैं तो वो खा लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये दोस्तों एक प्रेम का भोज होता है। आपको भगवान के प्रति प्रेम होता है और आप इसी प्रेम के आधार पर आप दोस्तों क्या करते हैं, आप भगवान को भोग लगाते हैं। आपको ऐसा प्रेम हो दोस्तों महसूस होता है अंदर से कि जो हमारे भगवान है, जो हमारे श्याम है, वो आकर मेरे खाना को खाएंगे। ये भले ही दोस्तों आपको दिखाई ना दे, लेकिन अंदर से आपको अगर महसूस होता है कि नहीं मेरे श्याम ने खाना खा लिया, तो वही दोस्तों बहुत बड़ी बात है। तो आप यहाँ पर दोस्तों समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो मूर्ति हो गई वो क्या हो गई, वो निर्जीव, क्योंकि उसको बिल्कुल भी भोजन कर सकता नहीं है। उसे आप भोजन दो या ना दो, वो बिल्कुल भी दोस्तों अपने जो स्वरूप है उसको बिल्कुल वो विखंडित नहीं कर सकती। अब देखिए जो दोस्तों पोषण के फलस्वरूप सजीव प्राणियों को ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तो इस ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है वो सजीव के संपूर्ण अंगों की होती है। यानी जितने सारे सजीव के अंग होते हैं उन सभी अंगों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इन सभी अंगों तक ऊर्जा को पहुंचाने के लिए दोस्तों एक तंत्र होता है जिसे हम लोग परिवहन तंत्र के रूप में जानते हैं। किस तंत्र के रूप में जानते हैं, तो परिवहन तंत्र। जैसे कि मान के चलते हैं कि अगर दोस्तों आप ये टैंक है, टैंक ठीक है, मान के चलते हैं ये टैंक है। इस टैंक से दोस्तों आपके घर के भिन्न भिन्न कमरों में, भिन्न भिन्न दोस्तों आपके भागों में घर के पानी को पहुंचाना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए आप पाइप का इस्तेमाल करते हैं। पाइप का इस्तेमाल क्योंकि आपको जो जल है घर में वो हर जगह चाहिए। आपको बाथरूम में भी चाहिए, जहाँ दोस्तों आप नहाते हैं वाशरूम है वहाँ पर भी चाहिए, और जहाँ दोस्तों आपका किचन है उसमें भी क्या चाहिए, आपको जल चाहिए। तो जहाँ जहाँ आपके घर में जल की आवश्यकता है वहाँ वहाँ क्या करते हैं, आप पाइप की सहायता से आप जल को पहुँचाते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपके इस शरीर में जिन जिन अंगों की ऊर्जा की आवश्यकता होती है वहाँ तक दोस्तों जो परिवहन तंत्र है वो ऊर्जा को पहुँचाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो ऊर्जा है उसके पहुँचाने का जो प्रक्रम है वो कौन करता है, वो परिवहन तंत्र करता है। पाचन में देख सकते हैं जब आपका पोषण के फलस्वरूप जो भोजन है उसका दोस्तों जब पाचन होता है तो पाचन क्रिया के कारण जो आपके पोषक तत्व होते हैं भोजन के वो आपके शरीर के लिए उपयोगी होते हैं। जबकि दोस्तों आपके इस भोजन में जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं, मेरी बातों को समझिएगा, देखिए जब आपके भोजन का पाचन होता है दोस्तों तो उस स्थिति में आपके भोजन से जो आपके पोषक तत्व होते हैं उनसे आपको ऊर्जा की प्राप्ति होती है जो आपके शरीर के लिए उपयोगी होते हैं। लेकिन दोस्तों इसी भोजन में आपके कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो आपके लिए हानिकारक होते हैं, तो इन्हीं पदार्थों को दोस्तों आपके शरीर से निकालने की आवश्यकता होती है। अगर आप उन पदार्थों को अपने शरीर से बाहर ना निकालें तो उस स्थिति में भी जो जीव है वो ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकता। तो जब दोस्तों कोई सजीव प्राणी अपने वर्ज्य पदार्थों को जब अपने शरीर से निष्कासित करता है तो उस स्थिति में आता है कौन सा प्रक्रम, तो उस स्थिति में आता है उत्सर्जन वाला प्रक्रम, क्योंकि ये भी क्या है, एक प्रकार का प्रक्रम है। तो देख सकते हैं दोस्तों कि आपका पोषण, श्वसन, परिवहन तंत्र, पाचन, उत्सर्जन, इन सभी क्रियाओं से क्या हो रही है, इन सभी क्रियाओं से जीवों का अनुरक्षण हो रहा है। अनुरक्षण, अनुरक्षण का मतलब होता है मेंटेनेंस। ठीक है, यानी जो सजीव प्राणी है वो अपने आप की मेंटेनेंस को पूरा कर रहे हैं। अगर इन सभी में से अगर कोई भी दोस्तों अगर आपका प्रक्रम अगर गड़बड़ा जाए तो उस स्थिति में जो सजीव प्राणी होगा वो अपना बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं कर सकता। देखिए अगर किसी का तबीयत खराब हो जाता है, ठीक है, तो उस स्थिति में दोस्तों क्या होता है कि उसका जो भोजन होता है वो बिल्कुल भी दोस्तों पच नहीं पाता। क्यों नहीं पच पाता, क्योंकि उसका जो मुख होता है उसमें बिल्कुल भी दोस्तों लार नहीं बन पाता है। देखते हैं ना, जब भी आप भोजन
को खाते हैं तो आपका जो भोजन होता है वो दोस्तों जब मुख में जाता है तो उस स्थिति में जो आपका भोजन है वो दोस्तों काफ़ी आपका चिपचिपा हो जाता है। तो ये जो चिपचिपा होता है वो लार के कारण होता है। तो दोस्तों ये जो लार क्या करता है कि आपका जो भोजन है उसको जटिल से सरल अवयवों में बदल देता है, जिसके कारण ये जो भोजन है वो आपके ग्रास नली के माध्यम से आपके आमाशय तक आसानी से वो पहुंच पाता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपके भोजन को जटिल से सरल बनाने में जो प्रक्रम है वो लार का भी बहुत ही उपयोगी होता है। देख सकते हैं लार का बनना, अगर जिस किसी भी सजीव प्राणी के मुख में अगर लार ना बने तो वो बिल्कुल भी भोजन को पचा नहीं सकता, बल्कि दोस्तों भोजन को क्या कर सकता है वो उल्टी के माध्यम से बाहर वो निकाल सकता है। तो ये भी क्या है दोस्तों एक प्रकार का प्रक्रम है। अगर लार ना बने तो उस स्थिति में भी सजीव मर सकता है, वो जीवित नहीं रह सकता। तो अब आप यहाँ पर समझ पाए होंगे कि इसकी जो परिभाषा है इसका मतलब क्या होता है, यानी कि सम्मिलित रूप से वे सभी क्रियाएं यानी वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस होते रहता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं जैव प्रक्रम। तो मैंने बताया कि ये जो मेंटेनेंस है वो कैसे होता है, यानी कि इन सभी प्रक्रमों में से अगर कोई भी प्रक्रम दोस्तों काम नहीं करेगा तो उस स्थिति में जो सजीव प्राणी होते हैं वो ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने जैव प्रक्रम को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लिया। अब हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा जैव प्रक्रम से संबंधित जो मेन दोस्तों ध्यान देने जो बातें हैं उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया जा रहा है जीवों में एक सुव्यवस्थित एवं निश्चित संरचनात्मक व्यवस्था रहती है जिससे जीवन संबंधी विभिन्न कार्यों का संपादन होता है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सजीव प्राणी होते हैं उनके जो दोस्तों संरचनात्मक जो व्यवस्था होती है वह सुव्यवस्थित एवं निश्चित होती है। देख सकते हैं अगर हम बात करें दोस्तों मानव शरीर का, तो देखिए जो मानव शरीर होता है उसमें देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर मुख है, इस मुख से क्या करते हैं आप दोस्तों, आप इस मुख से भोजन को ग्रहण करते हैं। आपका जो जीभ है वो क्या करता है, वो ये बताता है कि कौन सा भोजन खाने योग्य है और कौन सा भोजन खाने योग्य नहीं है। अगर जो भोजन खाने योग्य नहीं होता तो दोस्तों आप उस भोजन को बिल्कुल भी अंदर नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि आपका जो जीभ है वो पहले ही क्या करता है आपको संकेत दे देता है कि ये बिल्कुल भी खाने योग्य नहीं है। ठीक है, अगर किसी पदार्थ से अगर दोस्तों बहुत ही गंदा महक आती है तो आपका जो नाक है जो ईश्वर ने बनाया है वो क्या करता है पहले ही इंडिकेट करता है कि ये खाना खराब हो चुका है, ये बिल्कुल भी आपके लायक खाने लायक नहीं है। समझे, ये जो दोस्तों आपका कान है वो क्या करता है वो दोस्तों सुनाई देता है किसी चीज को। तो ये सब क्या है, ये दोस्तों एक तरीके का सुव्यवस्थित संरचनात्मक एक तरीके का दोस्तों यह व्यवस्था है। अगर हम बात करें सजीवों के निर्माण का, तो आप जानते हैं कि सजीवों का जो निर्माण है वो दोस्तों कैसे होता है। सजीवों का जो निर्माण है वो दोस्तों कोशिकाओं के कारण होता है, यानी कि सबसे पहले जो छोटे छोटे घटक होते हैं वो मिलकर कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। फिर जो दोस्तों ये जो कोशिकाएं होती हैं वो मिलकर ऊतक का निर्माण करते हैं, और जो ये ऊतक होते हैं ये दोस्तों मिलकर अंग का निर्माण करते हैं, और ये जो अंग है वो मिलकर अंग तंत्रों का निर्माण करते हैं। और तब दोस्तों इन अंग तंत्रों की सहायता से आपके किसी जीव का निर्माण होता है, यानी उस जीव के अंग का निर्माण होता है। तो इसलिए आप लोग समझ के रखना कि जो जीव होते हैं उनमें सुव्यवस्थित एवं निश्चित संरचनात्मक व्यवस्था रहती है जिससे उनके जीवन संबंधी विभिन्न कार्यों का संपादन होते रहता है। ठीक है, आगे देखिएगा जीवन के संचालन में आणविक गति की आवश्यकता होती है जो दिखाई नहीं देती। तो मैंने आप लोग को अभी बताया कि जिस किसी भी सजीव प्राणी के अंदर अगर आणविक गति दोस्तों मंद पड़ जाएगी या दोस्तों नहीं अगर होगी तो वो सजीव प्राणी क्या हो जाएगा, वो सजीव प्राणी निर्जीव के रूप में वो अपने आप को परिवर्तित कर लेगा। ठीक है, आगे है जीवित पदार्थों में अणुओं का विशेष प्रकार से संयोजन होता है जिसके फलस्वरूप जीवों का निर्माण संभव हो पाता है। अणुओं कहने का मतलब कि जो दोस्तों आपके कोशिकाएं होते हैं ना उसी को यहाँ पर अणु का नाम दिया गया है। तो कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं और ऊतक मिलकर दोस्तों अंग का निर्माण करते हैं और अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं और इन्हीं अंग तंत्रों से किसका निर्माण होता है, तो जीव का निर्माण होता है। ठीक है, और जैसे जैसे दोस्तों आपके शरीर में कोशिकाओं की वृद्धि होती है वैसे वैसे आपके शरीर का जो अंग है उसमें भी वृद्धि होती है। अगर जिस किसी भी सजीव प्राणी के अंदर अगर उसकी जो कोशिकाएं होती हैं उनमें वृद्धि नहीं होगी तो ऊतक में वृद्धि नहीं होगा। जब ऊतक में वृद्धि नहीं होगा तो दोस्तों उसके बिल्कुल भी अंग तंत्रों में वृद्धि नहीं होगी। ठीक है,
अब यहाँ बताया जा रहा है न्यूक्लियोप्रोटीन। तो न्यूक्लियोप्रोटीन क्या है, इसे आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए बताया जा रहा है वह प्रोटीन जिनके अणुओं के साथ अन्य तत्वों के अणु विशेष रूप से संयोजित होकर जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं, उसे न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। देखिए दोस्तों, आप जो कुछ भी भोजन खाते हैं उस भोजन से प्राप्त होने वाले जो पोषक तत्व होते हैं उनके अणु, जैसे कि आपके मैग्नीशियम हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, आपका आयरन हो जाएगा, ये सब दोस्तों क्या हो गए, ये सब दोस्तों आपके पोषक तत्व हो गए। तो इनके जो अणु होते हैं अगर वो क्या करते हैं कि प्रोटीन वाले अणुओं के साथ संयोजित होकर वो जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं, यानी कोशिका द्रव्य का निर्माण करते हैं, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन हम लोग बोलते हैं। दोस्तों जो जीव द्रव्य होता है, यानी इसे हम लोग कोशिका द्रव्य के नाम से भी जानते हैं, वो क्या करता है कि वो दोस्तों एक प्रकार का जीवन का मूल आधार होता है, यानी यही दोस्तों सजीवों के जीने का आधार होता है, जिसमें सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं। इसमें उपस्थित विभिन्न अणुओं की इसी विशेष व्यवस्था एवं गति को आणविक गति कहते हैं। अगर ये दोस्तों प्रभावित होगा जीव द्रव्य, तो दोस्तों आपका जो सजीव प्राणी होगा वो भी क्या होगा, वो भी प्रभावित हो जाएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने ये समझा कि जैव का मतलब क्या होता है, प्रक्रम का मतलब क्या होता है, जैव प्रक्रम किस तरीके से एक दूसरे के साथ संबंधित है, और साथ ही इससे संबंधित जो मेन दोस्तों जो तथ्य है उसे हम लोगों ने जानने का प्रयास किया है। अगर हम बात करें यहीं पर न्यूक्लियोप्रोटीन का, तो दोस्तों आप लोगों ने समझा कि जो न्यूक्लियोप्रोटीन होता है वो भी संबंधित है किससे, तो दोस्तों संबंधित है जीव द्रव्य से। यानी अगर किसी सजीव प्राणी के जीव द्रव्य का निर्माण हो रहा है तो वो किसके कारण हो रहा है, तो वो न्यूक्लियोप्रोटीन के कारण ही हो रहा है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।